दोस्तों नमस्कार, आई एम आकाश कुमार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ज़ील बाय आकाश कुमार। आज की क्लास का आपने टाइटल देख लिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है। यस। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक और एक और टॉपिक जो सिंथेसिस है, जो आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज की क्लास केवल क्लोजेस पे रहेगी। राइट। ये जो दोनों टॉपिक है, एक्चुअली ये दोनों के दोनों टॉपिक एग्जामिक इंग्लिश के टॉपिक, ध्यान रखना, एग्जामिक ग्रामर बोलते हैं, है ना। दो प्रकार की मेनली ग्रामर हम कहते हैं कि फंक्शनल ग्रामर होती है। यस। एक तो क्या होती है, फंक्शनल ग्रामर होती है, और एक क्या होती है, एकेडमिक होती है। आपको कि सर क्या अंतर है, वो अंतर अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। बाकी जो तो आपके जो दो टॉपिक हैं, एक आपका क्लॉजेस और एक आपका जो सिंथेसिस है, ये दोनों टॉपिक थोड़ी सी एकेडमिक स्तर के टॉपिक है। राइट। और आपने देखा होगा कि जो भी आपके पास में स्टडी मटेरियल है, कोई पासबुक है या कोई बुक है, तो आपने देखा कि इन दोनों टॉपिक बहुत विस्तृत भी है, बड़े टॉपिक है। राइट। इसलिए स्टूडेंट एक्चुअली इनको पढ़ने को लेकर थोड़ा सा रिलक्टेंट रहता है, झिझक रहती है कितनों को कैसे पढ़े। और क्योंकि मार्क्स कितने हैं, क्लोजेस भी 2 मार्क्स देता है और ये भी 2 मार्क्स देता है राजस्थान बोर्ड में। तो स्टूडेंट यूजुअली क्या करता है, इनको पढ़ना पसंद नहीं करता है, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, यस, वो उनको पढ़ना भी चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि सभी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, कि आज की जो क्लास है, ध्यानपूर्वक समझना, इस क्लास में क्लोजेस डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं पता तुमको क्लोजेस समझ में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन एक बात की मेरी गारंटी है कि आपके 2 मार्क्स आएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि मार्क्स लेना एक अलग प्रोसेस है, नॉलेज लेना एक अलग प्रोसेस है। मार्क्स और नॉलेज का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। यस, तो हम दिक्कत क्या करते हैं कि हम मार्क्स लेने की टेक्निक्स और नॉलेज लेने की टेक्निक्स को हम एक ही मान लेते हैं। ये हमारे सामने दिक्कत है। तो आज जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, देखो मैंने पहले कह दिया कि जो दोनों टॉपिक है, ये दोनों के दोनों जो टॉपिक है, ये एकेडमिक स्तर के टॉपिक है। क्लोजेस एक बहुत अच्छा टॉपिक है ना, एकेडमिक स्तर पे पढ़ाया जाता है, काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है, काफ़ी टाइम भी लगता है। राइट। और लेकिन राजस्थान बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिया 2022 के लिए, और जिस तरह से वो क्लोजेस आपसे पूछेगा, वो बहुत आसान तरीके से क्लोजेस आपसे पूछ, वो तरीका क्या होगा अभी हम डिस्कस, ठीक है। फिलहाल 5-7 मिनट आप ये समझ लो कि क्लोजेस होते क्या, मोटे मोटे, मैं बहुत ज्यादा बारीकी में नहीं जाऊंगा। ये मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको 2 मार्क्स देना। तो क्लोजेस समझ में आए या नहीं आए, है ना, लेकिन आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे। कैसे, अभी हम बात करते हैं। तो क्लोजेस क्या है, आगे जाके आपको जरूर सीखना है, ध्यान रखना। अभी तो आप 12वीं क्लास में हो तो चलो ठीक है, मार्क्स की मेंटेलिटी से पढ़ रहे हो, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा नॉलेज के साथ क्लोजेस के बारे में ये कहा जाए कि हर वाक्य एक क्लोज है, लेकिन हर क्लोज एक वाक्य नहीं है। एवरी सेंटेंस इज अ क्लोज बट एवरी क्लोज इज नॉट। क्यों? क्योंकि हर क्लोज में आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलेगा। हर वाक्य में आपको एक सब्जेक्ट एंड वर्ब मिलेगा। बिना सब्जेक्ट फ्रेज के, बिना वर्ब फ्रेज के वाक्य नहीं होते, और ये दोनों, इनके बिना क्लोजेस भी नहीं होते हैं। लेकिन वाक्य एक पूरा अर्थ देता है, क्लोज एक पूरा अर्थ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, उस पर भी खैर हम नहीं जाते हैं। मोटी मोटी बात समझ, क्योंकि आपका जो कोर्स है, आपने देखा होगा इसमें 3 प्रकार के क्लोजेस हैं। पहला क्लोजेस आपने देखा है, उसको आपने पढ़ा होगा, नाउन क्लोज। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझना, ये केवल मैं हल्की सी बेसिक बता रहा हूं, समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन हल्का सा इंट्रोडक्शन समझ लो। एक आपने देखा होगा एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। और एक आपको क्या है, तीसरा प्रकार क्लोज है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब क्लोज, को हम एडवर्ब क्लोज कहते हैं। अब इनको समझने के लिए नाउन को समझना जरूरी होता है, संज्ञा क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है ना, और नाउन क्लोज किसे कहते हैं। तो सिंपल सिंपल बात समझा दो, 3 बातें। अगर कोई क्लोज यानी कोई वाक्य, उपवाक्य, इसको हम क्लोज कहते हैं, अगर ये क्लोज कभी किसी वाक्य में ऐसी जगह पे आ जाए जो नाउन की जगह है, वाक्य में कई जगह नाउन आती है, जैसे सब्जेक्ट में नाउन आती है, ऑब्जेक्ट में नाउन आती है, तो जहां नाउन आती है अगर उस जगह कोई क्लोज बैठा हुआ तो उसको नाउन क्लोज कहेंगे। इसी प्रकार से कुछ क्लोज ऐसे होते हैं जो अपनी संज्ञा को विस्तार देते हैं, उसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं, और विशेषण का काम भी यही होता है ना। तो जो काम एक विशेषण करता है अपनी संज्ञा को डिस्क्राइब करने का, अगर वही काम कोई क्लोज करे तो हम
एडजेक्टिव क्लोज कह देते हैं। और जो एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, कई प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं इंग्लिश में, और समय दिखाने वाले एडवर्ब्स, स्थान दिखाने वाले एडवर्ब्स, मैनर दिखाने वाले एडवर्ब्स, फ्रीक्वेंस दिखाने वाले एडवर्ब्स, वो सारे तरीके होते हैं। अब किसी एडवर्ब की जगह पे अगर कोई क्लोज बैठा हुआ, कोई उपवाक्य बैठा हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लोज। एक एक एग्जांपल, उसके बाद में सीधा आऊंगा 2 नंबर कैसे, ठीक है। जैसे हमने एक वाक्य लिखा है यहां पे, और मैंने लिखा कि व्हाट यू सेड, जो आपने कहा, ध्यान बुक समझना, जो आपने कहा, हैज मेड मी हैप्पी, जो आपने कहा उसने मुझे प्रसन्नता दी। इस वाक्य को जरा देखो आप, देखो एक हमारे पास में क्रिया है हैज मेड, एक वर्ब है हमारे पास में, वर्ब फ्रेज है हमारे पास में हैज मेड। अब मैं कहूं कि इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन सा, तो हमने क्या देखा कि ये जो क्लोज आया हुआ है, देखो आप जरा, दैट्स अ क्लोज, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। ये जो क्लोज आ रखा है, ये क्लोज ही किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कौन करती है, नाउन करती है। और क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नाउन क्लोज कहते हैं। छोटी सी बेसिक है। अभी मैं बताऊं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर इसको हम नाउन क्लोज कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है। इसी प्रकार से नाउन का आती है, ऑब्जेक्ट भी नाउन होती है। ऑब्जेक्ट पे अगर कोई क्लोज बैठा हुआ, ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई क्लोज बैठा हुआ, कैसे, जैसे एक मैंने कहा कि आई लाइक, और मैंने कह दिया इंग्लिश, ठीक है सर, मुझे अंग्रेजी भाषा पसंद। अब इस आइला को, इस नाउन को उठाकर मैं क्लोज लगा दूं, कैसे लगा दूं, ऐसे, आई लाइक हाउ यू डांस। अब देखो इस वाक्य, अब ये ऑब्जेक्ट ही है, ये जो है ये क्या ऑब्जेक्ट ही तो है, और क्या है, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, जिस तरह से तुम डांस कर। अगर देखा जाए तो ये जो क्लोज है, ये क्लोज किसका काम कर रहा है, ये क्लोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम, क्लियर है। और ऑब्जेक्ट का काम करने वाला जो वर्ड होता है वो यूजुअली नाउन होता है। यहाँ पे ये क्लोज नाउन का फंक्शन होता है, इसलिए इसको कहते हैं नाउन क्लोज, ठीक है। बहुत वैसे कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, हाँ ये कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, लेकिन ठीक है। आपका जो एग्जामिनर है 12वीं क्लास में, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन सा क्लोज है, आइडेंटिफाई द क्लोज, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं केवल एक मोटा सा आपको बता रहा हूँ क्लोज क्या होता है, नाउन क्लोज क्या होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए, जैसे मैंने कहा एक मेरे पास संज्ञा है, ये लिखा दिया द मैन, मैं लिख दिया द मैन, ओके, और मैंने आगे लिख दिया हु met me met me yesterday, आदमी जो मुझसे कल मिला था, इज अ डॉक्टर, डॉक्टर। अब इस वाक्य में आप देखो, मूल वाक्य तो ये, द मैन इज अ डॉक्टर, मूल वाक्य तो यही है, प्रिंसिपल क्लोज जिसको कहते हैं, दैट इज है, मूल वाक्य तो यही है। लेकिन इसमें आपने क्या देखा कि ये जो बीच में टुकड़ा मैंने जोड़ दिया, इसमें एक सब्जेक्ट है, ये हु एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये जो टुकड़ा जोड़ दिया, एक्चुअली इस वाक्य, इस नाउन जो है इसकी को मॉडिफाई कर रहा है, यानी इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी, वह शब्द या वाक्य या उपवाक्य, है ना, जब किसी संज्ञा को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसलिए यहां पर जो ये जो टुकड़ा है ना, ये आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। ये वही काम कर रहा है जो कि एक एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर हमें क्वेश्चन कैसे पूछे। आपका क्वेश्चन पूछने का सिंपल सा तरीका, ध्यान रखना, जो आपका सैंपल पेपर आया है, अब बात देखो क्या है, आपके सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह से आपसे नाउन क्लॉजेस के क्वेश्चन पूछने वाला है। देखो, आपको केवल 2 वाक्य देगा, और ब्रैकेट में आपको एक वर्ड देगा, जिसको यूज करते हुए दोनों वाक्यों को आपको जोड़ना है। बस इतना सा क्वेश्चन। ना तो आपसे ना क्लोजेस की डेफिनेशन पूछेगा, ना आपसे क्लोजेस के प्रकार पूछने वाला है, ना अंडरलाइन करके आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें जो अंडरलाइंड क्लोज है ये कौन सा क्लोज है।
ये चीजें आपसे नहीं पूछेगा, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। हालांकि क्लोजेस को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको क्या देगा, एक वाक्य देगा। जैसे एक वाक्य मैं आपके सामने लिख दूं, यहां पे मैंने एक वाक्य ले दिया, यहां पे द लेडी क्रैक्ड RAS, उस लड़की ने RAS पास कर लिया। शी, ओके, और इसके बाद में हम वाक्य देते हैं कि शी वॉज माई क्लासमेट, वो मेरी क्या थी, क्लासमेट थी। और कह दिया कि इस वाक्य को आप हु से क्या करो, कनेक्ट करिए। हु से क्या करिए, कनेक्ट करिए। सिंपल सी बात, इस हु का प्रयोग करेंगे और दोनों वाक्य को जोड़ देंगे। आपसे ये पूछा, ठीक है। अब कैसे जुड़ेगा वो बात की, फिलहाल आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हु का प्रयोग करते हुए, या हो सकता है दैट दे दे, विच दे दे, कुछ और दे दे। आपको क्या देगा स्पेसिफिकली राजस्थान बोर्ड के अंदर, एक तो आपको हु, जो आपको समझना है, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझ। एक आपको देगा whom, एक आपको दे सकता है that, एक आपको देगा which। मैं सोचता हूं कि राजस्थान बोर्ड का जो पेपर बनेगा, इन 4 वर्ड को आपसे पूछा जा सकता है। क्या कह रहा हूं, क्लोजेस आपको समझ में आए नहीं आए, 2 नंबर आपके आ, ठीक है। या हो सकता है कभी कभी आपको हुज दे दे, पॉसिबल है क्या दे दे, हुज दे दे। हालांकि और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वॉच भी होता है, सारे WH वर्ड होते हैं, राइट। किसी भी WH वर्ड से दे दिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, राइट। लेकिन क्योंकि राजस्थान बोर्ड का जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का, वो ये है कि वो थोड़ा सा लाइट लेवल के क्वेश्चन पूछते राजस्थान बोर्ड में, राइट। ज्यादा गहरे क्वेश्चन नहीं पूछते, एक सतही प्रश्न उसके आते हैं। तो मैं सोचता हूं कि कम से कम, बाकी पढ़े नहीं पढ़े, हम इन 4 शब्दों को इस्तेमाल करके हमें वाक्य को कंबाइन करना आना चाहिए। क्लियर है आपको। अब जरा मैं आपके सामने आता हूं, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या पूछेगा। मैं आपको केवल 1 2 3 4 5, ये 5 शब्दों को इस्तेमाल करके 2 वाक्य को कनेक्ट करना सिखाऊं। बहुत आसान है, 10वीं क्लास में 8वीं क्लास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। उसी प्रकार का सैंपल पेपर में आपके सामने क्वेश्चन है, तो मैं जरा ले लेता हूं। देखो, सबसे पहले आपको मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए इन कंजंक्शंस के। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है हु, एक हमारे पास में वर्ड है whom। इन दोनों की बेसिक डिफरेंस है, ये थोड़ा सा दिमाग पर रखिए। देखो, जो हु है एक्चुअली ये पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम जानते हैं, ठीक है। और जो whom है ये भी पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों में सिमिलैरिटी तो क्या है, ये कि दोनों का इस्तेमाल हम सामान्यतः पर्सन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है सर, अंतर ये कि हु जो होता है वो एक सब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि वो सब्जेक्टिव होता है ना। ये किसी सब्जेक्ट की जगह पे आता है, यानी कि जब हु का इस्तेमाल किया जाएगा तो मान के चले कि वो उस वाक्य में या उस क्लोज में सब्जेक्ट की जगह पे आए, सब्जेक्ट हट जाएगा। जबकि जो हुम होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, इसीलिए क्या है, ये ऑब्जेक्टिव वर्ड की जगह पे आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे आए। ध्यानपूर्वक समझने की, जब भी हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, इनमें से किसी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो जिस वाक्य को हम जोड़ रहे हैं मैन वाक्य से, उस वाक्य का या तो सब्जेक्ट हटाना पड़ेगा या फिर आएगा उसका ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। जैसे कि यूजुअली आपने देख लिया 2 वाक्य होंगे, एक मैन वाक्य होगा जिसको हम कह सकते हैं मैन क्लोज, जिसको प्रिंसिपल क्लोज भी कहा जाता है, मैन क्लोज। और एक होगा आपका अदर क्लोज। कौन सा क्लोज होगा, अदर क्लोज। क्लोज का मतलब वाक्य मानना, 2 वाक्य आपको देगा, 2 सेंटेंस देगा। तो जो वाक्य हम इस मैन क्लोज से जोड़ेंगे, उस वाक्य में तो उनका प्रयोग करना है। अब ध्यान रखिएगा कि जो अदर क्लोज है, इसमें अगर ही आया हुआ है, इसमें अगर शी आया हुआ है, इसमें अगर दे आया हुआ है, स्पेसिफिकली 3, हालांकि आई भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, लेकिन मैं 3 ही वर्ड लेना चाहता हूं, ठीक है। तो इनको हटाकर हमें क्या लगाना पड़ेगा, हु का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर। जबकि ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ही की जगह पे हिम, दूसरे वाक्य में, कौन से वाक्य में, इस वाले वाक्य में हिम आ रखा है, या यहाँ पे हर आ रखा है, या यहाँ पे डैम आ रखा है,
इसको हटाकर इसकी जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, whom लगाना। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब दोनों वाक्य को जोड़ा जाएगा, यस, और हु का या whom का इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा शब्द हट जाए। क्लियर है? जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि द लेडी, ठीक है, ओके, हैज कम हियर, वो महिला यहां पे आ गई, ओके। शी क्रैक्ड RAS, ने RAS क्रैक की। अब छोटा सा वाक्य है, बिल्कुल स्कूल लेवल की बातें हो रही है। मैं कहूं कि इस वाक्य में हु का प्रयोग करो और इस वाक्य को रिराइट कर दो, इस वाक्य को दोबारा लिख। तो हमने देखा ये तो है हमारा मैन क्लोज, ये तो क्या हमारा मैन वाक्य है, और ये हमारा सबऑर्डिनेट कह दो, अदर क्लोज के, राइट। अब क्योंकि इसमें किसका प्रयोग करना है, हु का, तो साफ है कि जब हु लगाएंगे तो हु लगेगा इस शी की जगह पे और यहां पे बन जाएगा हु, और आगे का वाक्य कैसा था, क्रैक्ड RAS, जिसने RAS क्रैक किया। अब ये वाक्य जुड़ेगा, ये वाक्य क्या करेगा, जुड़ेगा। अब दूसरा सवाल ये आएगा कि इस जो हमने छोटा ये वाक्य बनाया, ये क्लोज बना दिया, इस क्लोज को हम कहां जोड़े, इसको इस हेयर के बाद में जोड़े या इस क्लोज को उठाकर इस लेडी के बाद में लगा, ये आपके सामने क्वेश्चन आए। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझ। एक और क्वेश्चन मैं आपको लेना चाहूंगा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपके सामने यूं लिख दूं, कौन सा, कि आई हैव मैट द लेडी, आई हैव मैट द लेडी, ओके, और आगे लिख देता ही क्रैक्ड RAS, ध्यान देना, और कहता कि इस वाक्य में हु का प्रयोग करो और वाक्य को राइट करो। तो हम जानते हैं कि इसको हटाकर हम वही लिखते हैं, हु क्रैक्ड RAS। सवाल ये है अब हमारे पास में कि ये जो टुकड़ा है इसको लगाएं कहाँ पे। ध्यान रखना, यहाँ आप गलती कर सकते हो। मैंने देखा बच्चों, कॉपियां देखता हूँ, मैं देखता हूँ ये क्या किया तुम, हाँ ना, हालांकि है आसान, लेकिन कई बच्चे यहाँ गलती करते। आपने क्या देखा, आपने हु हटा दिया, ठीक है सर। अब ये समझो कि ये शी जो है ये आया किसके लिए, क्या ये शी हेयर के लिए आया, नहीं सर, हेयर तो एक अलग एडवर्ब, एडवर्ब हो तो स्थान बता रहा है। ये शी किसके लिए आया था, ये आया था लेडी के लिए, इसका मतलब लेडी क्या है, सब्जेक्ट। ये शी किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए आया, आया ना। तो हमेशा ध्यान रखना, इस टुकड़े को सब्जेक्ट के साथ लगाना पड़ेगा, हमको यू लिखना पड़ेगा ऐसे, द लेडी, वह महिला। अब उस टुकड़े को उसके बराबर में लिखो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हु क्रैक्ड RAS, जिसने RAS क्रैक किया, ठीक है, यहां जोड़ना पड़ेगा। अब पहले वाक्य क्या रह गया, हैज कम हियर, हैज कम हियर। जरा देखो, मैंने इस भी इसको यहां क्यों लिखा, ये आपको समझ क्यों लिखा, क्योंकि ये इस लेडी के लिए आया। जबकि नीचे वाले वाक्य देखो, आई हैव मैट द लेडी, मैं उस लेडी से मिल चुका हूं। शी क्रैक्ड, अब ये शी किसके लिए आया, शी आई के लिए तो नहीं आया, सब्जेक्ट के लिए तो नहीं आया, ये शी वास्तव में किसके लिए आया, इस ऑब्जेक्ट, यहां पे जो लेडी शब्द क्या बना हुआ है, इस मैट शब्द का ऑब्जेक्ट। तो ये जो शी है लेडी के लिए है, इसी के साथ लगा देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ लगा देंगे। तो आंसर क्या होगा, पहला वाक्य ऐसा कैसा लिखा जाएगा, आई हैव मैट द लेडी, और पूरा वाक्य ऐसे जोड़ दो, इसके साथ में जोड़ दो, हु क्रैक्ड RAS। क्या आपको समझ में आया, क्लियर है? देखो आराम से देख लो इसको, कि ये टुकड़ा जो हमने बनाया ये सब्जेक्ट के साथ में कब लगेगा, जब प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए आ रखा, क्लियर है। ये टुकड़ा ऑब्जेक्ट के साथ में कब लगेगा, जब प्रोनाउन किसके लिए आ रखा, ऑब्जेक्ट के लिए। बस यही कॉन्सेप्ट आपको होम में ध्यान रखना है, यही कॉन्सेप्ट आपको दैट में ध्यान रखना है, और यही कॉन्सेप्ट आपको किसमें, हुज में ध्यान रखना, कि किसके साथ में जो आप टुकड़ा बनाओगे किस साथ में जुड़ेगा। क्लियर है? तो हमने क्या देखा, देखो हु कैसे इस्तेमाल हुआ। अब जरा एक आध एग्जांपल अपन होम का ले लेते हैं, देखो किस प्रकार से, ध्यानपूर्वक समझ। एक वाक्य लिख दिया, द बॉय हैज अराइव्ड हियर
यू कॉल्ड हिम, वाक्य देखो, ठीक है, यू कॉल्ड हिम। और वाक्य लिखता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा कि द प्रिंसिपल, ओके, हैज met the man, principal met the man या met the girl, I sent her to him। और मैंने कहा इस वाक्य में आप whom का प्रयोग करें और इस वाक्य में आप किसका प्रयोग करें, का प्रयोग, वाक्य को रिराइट कर दें। सिंपल, कितनी आसानी से बात समझ में आ गई आपको, राइट, ठीक है। whom इसका मतलब हम जानते हैं कि whom क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, और कौन सा है, ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब इस सब्जेक्ट से तुमको कोई मतलब ही नहीं है, इस सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। देखो इसमें क्या आया हुआ, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, ये वो वर्ड है जिसको हटाना पड़ेगा जब हम होम का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी। अब ऐसा नहीं कि यहां लगा दो, यहां नहीं लगेगा, हु तो हु तो क्या सब्जेक्ट की जगह पे आता है, सब्जेक्ट लग जाता है, लेकिन ये यहां नहीं लगेगा, ये लगेगा स्टार्टिंग में, इस यू से पहले हमको यू लिखना पड़ेगा, whom you called, whom you, क्या हटा दिया हमने, हिम को हटा, ठीक है। नीचे वाले वाक्य में देखो आई सेंट हर, अब हर ये हटेगा और क्या लिखना पड़ेगा, whom I sent, whom I sent to him, whom I sent to him, ये लिखना पड़ेगा। अब सवाल है कि अब जो ये टुकड़ा हमने बनाया है, ये जोड़ना किस जगह पे है, मेन वाक्य में किस जगह पे लगाएं, मेन वाक्य में सब्जेक्ट के साथ लगाएं या मेन वाक्य में ऑब्जेक्ट के साथ लगाएं, क्लियर है। तो पहले देखो ये हिम किसके लिए आया है, ये हिम आया किसके लिए, तो सर ये हिम क्योंकि क्या कहते हैं, हियर के लिए तो नहीं आया है, ये हिम आया किसके लिए, सब्जेक्ट यानी आया है, इसका मतलब सब्जेक्ट के लिए आया, तो ये टुकड़ा कहाँ जुड़ेगा, तुमको लिखना पड़ेगा ऐसे आंसर में, द बॉय whom you called, जोड़ देता हूं साथ में, बॉय इसको टुकड़ा जोड़ लेते हैं, whom you called, लड़का जिसको तुमने बुलाया था, अब ये जोड़ दो, has arrived here, कोई दिक्कत को नहीं आएगी। ये आपका टुकड़ा क्यों जोड़ा सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि आपका जो हिम था सब्जेक्ट के लिए। अब नीचे आ जाओ, द प्रिंसिपल हैज मैट द गर्ल, प्रिंसिपल उस लड़की से मिल चुके हैं, आई सेंट हर टू हिम, मैंने उसको उनके पास भेजा था। तो ये हर जो है इसको हटाया हमने, तो ये आया किसके लिए था, ये हर है, ये प्रिंसिपल के लिए आया यानी सब्जेक्ट के लिए आया था या ये ऑब्जेक्ट के लिए आया, आपने कहा सर ये हर जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए आया था, तो इस टुकड़े को कहाँ लगाऊं, यहाँ प्रिंसिपल के यानी सब्जेक्ट के साथ में लगाऊं या ऑब्जेक्ट के साथ में, तो आपने कहा कि सर ये ऑब्जेक्ट के साथ चाहिए। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा द प्रिंसिपल हैज मेट द गर्ल whom आई सेंट टू हिम, ये कहानी खत्म। यस, तो कुल मिलाकर कुछ भी नहीं देखना, इतना सा ध्यान रखना है कि शब्द को हटाना है, राइट, और जो जोड़ने वाला जो पार्ट हम बनाएंगे, क्लोज बनाएंगे, उसको सब्जेक्ट के साथ में लगाना है या उसको ऑब्जेक्ट के साथ में लगाना, क्लियर है। अगर वो प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए आया है तो सब्जेक्ट के साथ लगा देंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट के लिए आया तो ऑब्जेक्ट के साथ लगा देंगे, क्लियर। आगे चलते हैं, तो हमने क्या देखा, देखो अब आपके सामने देखो हु हो गया, हुम हो गया, मैं विच को ले लूं फिर उसके बाद दैट समझाऊं, बस काम खत्म। फिर तुम्हारे मैं कह रहा हूं 2 मार्क्स का आएगा, आराम से तुम ले सकते। देखो विच जो वर्ड है ना, आप बचपन से विच को पढ़ते आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, विच आपके लिए नया थोड़ी, सामान्यतः इसका प्रयोग थिंग्स के लिए किया जाता है, ध्यान दीजिए, किसके लिए करते हैं, थिंग्स, वस्तुओं के लिए किया जाता है। हालांकि कई ग्रामरियंस इसका प्रयोग एनिमल्स के लिए भी करते हैं, इसके लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए। और इस जगह पे ग्रामरियंस ग्रामरियंस क्या है, भेद रखते हैं। कुछ ग्रामरियंस ये सोचते हैं कि विच का प्रयोग केवल हमें थिंग्स के लिए करना चाहिए और जो एनिमल है उस एनिमल के लिए हमको दैट का प्रयोग करना चाहिए। कुछ ग्रामरियंस का ये सोचना, कुछ ग्रामरियंस बोलते हैं कि नहीं, थिंग्स का ही जो है थिंग्स के लिए भी विच का प्रयोग कर सकते हैं और
एनिमल के लिए भी विच का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ये अलग अलग, तो उस कॉन्सेप्ट पे अभी हम नहीं जाएंगे। हमें तो ये देखना है कि विच अगर हमारे को दे देता है तो उसको जोड़ना कैसे, ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी, विच जो होता है वो सब्जेक्टिव भी होता है, यानी कि वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, और ये आपका जो विच है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है मोटे रूप से। एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन ये समझे, या तो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जगह लगेगा, या फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि जो मेन वाक्य है उस पे नहीं, हम जानते हैं कि एक तो क्या रहेगा, मैन क्लोज रहेगा। आप समझ में आ गया, मैन क्लोज यानी मुख्य उपवाक्य रहेगा जिसके साथ में अलग वाक्य जुड़ेगा, है ना। तो मैन जो क्लोज है उसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। मुख्य क्लोज के अंदर जो बदलाव होगा सेकंड क्लोज में। तो अब क्या है, ये जहां विच का इस्तेमाल करेंगे, अगले वाक्य में इट हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में आ रखा हो सकता है कि दिस आ रखा हो अगले वाक्य में, हो सकता है कि दैट आ रखा हो, और क्योंकि दे एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल थिंग्स के लिए भी आता है और प्लूरल एनिमल्स के लिए, दे पर्सन के लिए भी आता है। आप जानते हैं पर्सन के लिए भी आ सकता है, और जो दे है वो वस्तुओं के लिए भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, अगर हम विच का इस्तेमाल करेंगे तो हमें हो सकता है कि इन सब्जेक्ट्स को क्या करना पड़े, रिमूव करना पड़े, और इसकी जगह पे हमको विच का इस्तेमाल करना पड़े। या हो सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में, जो इट है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रखा हो सकता है कि दिस ऑब्जेक्ट के रूप में आ रखा हो सकता है कि दैट ऑब्जेक्ट के रूप में आ रखा और हो सकता है कि यहाँ पे दैम का इस्तेमाल करना। अगर हमको विच को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना तो इनको हटाना पड़ेगा, और इसकी जगह क्या लग जाएगा, विच, ऑब्जेक्टिव विच, और इनकी जगह विच कौन सा लग जाएगा, सब्जेक्ट। यानी कि पर्सन में तो हु और हुम है, लेकिन थिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, विच का इस्तेमाल करते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं, आराम समझ लेना, बस उसके बाद में इसके अलावा आपको कुछ भी उठाकर देखना। 12वीं क्लास 2022, राइट। कैसे सर, अब देखो, जैसे मैंने एक वाक्य लिखी, द बुक इज वेरी इंस्पायरिंग, द बुक इज वेरी इंस्पायरिंग, और आगे लिख दिया, इट वॉज रिटन बाय टैगोर। हमने एक वाक्य लिखा ऐसे कि बुक क्या है, बहुत इंस्पायरिंग है, और इसको किसने लिखा, इसको टैगोर ने लिखा। और मैंने कहा इस वाक्य को आप विच से इस्तेमाल करते इस वाक्य को लिख दीजिए, राइट। या एक और वाक्य ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि वी हैव, है ना, वी हैव रिपेयर्ड, हमने रिपेयर कर दिया है, द कंप्यूटर्स, उन सभी कंप्यूटर्स को रिपेयर कर दिया, दे वर आउट ऑफ ऑर्डर, जो कि खराब थे। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, खराब थे। और मैंने कहा इस वाक्य में विच का प्रयोग करते हुए वाक्य को रिराइट करिए, ठीक है। अब मुख्य उपवाक्य कौन सा है जिसमें जो मैन वाक्य बनेगा, वो तो आपका मुख्य उपवाक्य है। जुड़ेगा कौन से वाक्य, जिसमें प्रोनाउन आ रखा है। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, विच, राइट, और यहां पे एक आ रहा है इट। ये इट आया किसके लिए, सर ये आया बुक के लिए। बात है, ये बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब ये इट हटेगा और इसकी जगह लगेगा विच, लग गया। और विच के बाद में क्या बच गया, विच वॉज रिटन, विच वॉज रिटन बाय टैगोर। क्लियर है। अब दूसरी बात है कि अब मुझे बताओ कि ये जो टुकड़ा है ये लगाएं कहां पे है, ये इस सब्जेक्ट के लिए लगेगा या इंस्पायरिंग के बाद आएगा। तो सर ये आया किसके लिए था, इट, इट सब्जेक्ट के लिए आया था, तो कहां लगेगा, सब्जेक्ट के साथ में। क्या हो जाएगा, ये लो आराम से लिख लो, द बुक which has been written by Tagore, और क्या बच गया, is very inspiring, तो इंस्पायर। आपका पूरा वाक्य लिखा, ये बिल्कुल आसान भाषा में आपसे पूछेगा। ये स्टैंडर्ड 12वीं क्लास का नहीं है, देखिए, क्योंकि हमें जो मॉडल पेपर दिया वो मॉडल पेपर का स्तर यही है, इस स्तर पे मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर ये
आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है क्लोज आइडेंटिफाई करो, या दोनों को मिलाकर नाउन क्लोज बनाओ, दोनों को मिलाकर एडजेक्टिव क्लोज बनना, का प्रोसेस अलग, ध्यान रखना। कहने का मतलब इतना सा कर रहा हूँ कि जैसे आपके सामने बॉल फेंकी जाएगी, मैं आपको बैट वैसे घुमाना। यस, आज अगर राजस्थान बोर्ड कह देता कि नहीं हमें तो दोनों वाक्य को कंबाइन करवाना है और बच्चों से नाउन क्लोज बनवाना है, तो उसी हिसाब से मैं पढ़ा देता। ठीक है, हमें ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, हमें सीधा एक क्या देगा, कंजंक्शन देगा और कंबाइन द। आगे चलो। वी और रिपेयर द कंप्यूटर्स, हमने कंप्यूटर को रिपेयर कर दिया। दे वर आउट ऑफ ऑर्डर, वो क्या थे, खराब थे। सवाल क्या कि यहाँ पे विच लगाना, तो विच कहाँ लगेगा, इस दे की जगह पे। ठीक है, इसकी जगह पे लगा दिया हमने, और हमने लगा दिया विच। ठीक है, और एक वाक्य बना लिया, विच वर आउट ऑफ ऑर्डर, जो कि क्या थे, खराब थे। सवाल फिर वही है कि इस टुकड़े को हम किस जगह पे लगाएं। तो अब मुझे बताओ कि दे किसके लिए आया, क्या ये वी के लिए तो नहीं आ सकता, सब्जेक्ट के लिए तो नहीं आ रहा, या आया किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए आया। क्लियर है, तो ऑब्जेक्ट के लिए तो ऑब्जेक्ट के साथ लगा दो। मैंने पहले वाक्य से लिखा जाएगा, वी हैव रिपेयर द कंप्यूटर्स विच वर आउट ऑफ ऑर्डर। कुछ नहीं है। यहां देखो, यहां विच का जो इस्तेमाल किया गया है, देखो ये रही वर्ब, इसका मतलब विच का इस्तेमाल यहाँ पे सब्जेक्टिव केस। इसी प्रकार देखो, वॉज रिटन, ये क्या रही, ये वर्ब, तो विच का इस्तेमाल किसके लिए किया गया, सब्जेक्टिव केस के लिए किया गया है। तो विच ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी आ सकता है। कैसे, अभी मैं लिखवा देता हूं। कैसे मैंने लिखा, एक सेंटेंस मैंने लिखा कि आई हैव लॉस्ट द वॉच, पर मेरी वो घड़ी गुम गई। ठीक है, और आगे जोड़ दिया, यू गिफ्टेड इट मी, हमने इसको गिफ्ट किया। अब मैं कहूं कि यहां पे इस वाक्य को आप विच से कनेक्ट करते वाक्य को रिराइट करें। ठीक है, सवाल ये है कि यहाँ पे विच जो आएगा किसके लिए, समझो ध्यान से। तो हमने क्या देगा, इट, ये विच क्या है, इस इट की जगह पे आएगा। इट क्या है, यहाँ पे क्रिया के बाद में इसका मतलब ये क्या है, क्लियर है। तो विच यहां नहीं लगेगा, विच लगता है हमेशा वाक्य के स्टार्टिंग में, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है इसके बाद में क्रिया लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट तो यू है, विच यू गिफ्टेड टू मी। अब जरा देख, ये हमारा एक वाक्य तैयार हो गया। अब सवाल है कि ये जो वाक्य है विच यू गिफ्टेड टू मी, इसको कहाँ लगाएं, सब्जेक्ट के बाद लगाएं या इसको ऑब्जेक्ट के बाद लगाएं। अब आप खुद कह सकते हो कि सर ये सब्जेक्ट के नहीं ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो ये विच है, ये वास्तव में किसके लिए है, वॉच के लिए। पूरा वाक्य क्या होगा, आई हैव लॉस्ट द वॉच विच यू गिफ्टेड टू मी, मेरी वो घड़ी खो गई है जो तुमने मुझे। क्लियर है। अब यहां जो विच है ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्यों, क्योंकि आप देखो इस वाक्य का सब्जेक्ट तो यू है और क्लियर है। तो आंसर क्या होगा, आंसर जुड़ जाएगा ये, आई हैव लॉस्ट द वॉच विच यू गिफ्टेड। क्लियर। तो ध्यान इतना सा रखना है कि हम जोड़ किस जगह रख रहे हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा हमने क्या सीखा, हमने सीखा हु, हमने सीखा हुम, हमने सीखा विच। आपके दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, जहां तक मैं सोचता हूं तीनों में से पूछ, यस हो सकता है दो क्वेश्चन पूछ। अभी सैंपल पेपर में तो हु और हुम दो ही क्वेश्चन है, एक हु का है एक हुम का है, इसका तो क्वेश्चन ही नहीं। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा दैट पे। दैट बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ रहा देखो दैट को। एक्चुअली जो दैट है इसके दो अर्थ हो सकते हैं, ध्यान समझना, हो सकता है दैट का क्वेश्चन आ जाए, बाकी कुछ भी नहीं है, फिर तो हुज एक 2 मिनट में सिखा दूंगा हुज। दैट को समझो, जो दैट जब जुड़ता है कंजंक्शन रूप में, तो इसका एक तो अर्थ निकलता है हिंदी में की, आपने देखा होगा। जब इसका हिंदी में अर्थ निकलता है की, तो एक्चुअली ये नाउन क्लोज का निर्माण करता है नाउन क्लोज। और नाउन क्लोज का मतलब क्या हुआ, उस जगह पे आना जहां पे संज्ञा आती है। ठीक है, और ये जो दैट होता है इसका एक और मतलब होता है, जिसका मतलब होता है जो, या जिसने, जो हो सकता है या जिसने हो सकता है, ध्यान रखना।
इस जगह पे ये नाउन क्लोज का निर्माण नहीं करके ये एडजेक्टिव क्लोज का ही निर्माण करता है, यानी कि वह वही काम करेगा, ये वही काम करता है जो अभी आपने देखा हूने किया, जो अभी आपने देखा whom ने किया, और जो अभी आपने देखा किसने किया, विच ने किया। विच किसका काम कर रहे थे, आपने देखा होगा कि विच से पहले इन सबसे पहले एक संज्ञा आ रही है और इस संज्ञा को विस्तार कर, ठीक है। तो ये जो अभी तक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, सारे के सारे एग्जाम्पल, ये देखो आप सारे के सारे एग्जाम्पल आप देख रहे हो, यहाँ पे विच एक संज्ञा से पहले आ रहा है, कंप्यूटर से पहले ये आ रहा है, ये सब के सब एडजेक्टिव क्लोज के क्या थे, एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब देखो इसमें, तो हमें जो क्वेश्चन देगा हो सकता है कि हमें वो दैट किस अर्थ में ज्वाइन करने के लिए दे दे, और हो सकता है कि वो नाउन क्लोज के लिए, ये ध्यान पूर्वक समझ। अब क्या है कि अगर वो हमको ये वाला दैट दे रखा है तो आपको देखो दो प्रकार से वाक्य को देखना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक समझ लेना। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। अगर आपको कौन सा देगा, कौन सा दैट देगा, नाउन क्लोज वाला दैट, कि आपको नाउन क्लोज वाला यानी की वाला दैट है या जो वाला दैट है, ये ध्यान रखना। तो दो प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर देखना। क्या देगा, पहला वाक्य, फर्स्ट वाक्य दे देगा आपको जिसमें एक सब्जेक्ट आएगा सामान्यतः, और उसमें क्या है कि एक वर्ब आएगी, ये आपका पहला वाक्य दे दिया, ठीक है। और हो सकता है आगे कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह दे दिया। और दूसरा वाक्य यूजुअली किससे स्टार्ट करेगा, सर इट से स्टार्ट कर सकता है, दूसरा वाला वाक्य दिस से स्टार्ट कर सकता है, या फिर वाक्य दैट से स्टार्ट कर सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये वाक्य पहले दे देता है, हम देखेंगे अभी, और इसके बाद में आपको वर्ब दे दी। एक तो तरीका ये होता है, ठीक है। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे एग्जाम्पल आपको मैंने दिया, ध्यानपूर्वक समझो। जैसे मैंने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। और आगे मैंने लिख दिया दिस इज नॉन टू अस। इस वाक्य पे पहला वाक्य दे दिया दिस इज, ये तो पहला सेंटेंस दे दिया, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया। और दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट किया दिस इज, यहाँ पे इट इज नॉन भी आ सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दिस वाला वाक्य स्टार्टिंग में दे, ठीक है। तो फिलहाल 99% तो आपको ऐसे देगा, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। तो अब सवाल ये कि सर इसको हम क्या करें, कैसे जोड़ें, इस वाक्य को कैसे जोड़ें। और ब्रैकेट में आपको दे दें कि इस वाक्य में आप दैट का इस्तेमाल करते हुए वाक्य को क्या कर दें, रिराइट करें, ठीक है, रिराइट करें। तो ध्यान क्या रखना है कि अब दैट कैसे लगेगा, अब दैट कैसे लगेगा, क्योंकि आपको दैट क्या करना है, इस दिस की जगह पे आपको दैट लगाना है। अरे क्लियर है कि नहीं है, क्या सर यहाँ नहीं लगेगा, इसका मतलब ये दिस क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है वास्तव में, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या करें सर, इसकी जगह सब्जेक्ट की जगह ये क्लोज लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे, दैट लगाओ स्टार्टिंग में ऐसे, दैट की, और इसके बाद में दूसरा वाक्य उतार दो, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये जो टुकड़ा है ये बिल्कुल सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार बन गया। और क्या बच गया, इज नॉन टू अस, इज नॉन, एक तरीका, कोई दिक्कत नहीं। अगर सब्जेक्ट तो इस तरह से बना सकते, या इस वाक्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और तरीका, बिल्कुल आसान तरीका, जो इससे भी आसान है, क्या कि सर दूसरे वाक्य को पहले ले लो और ऐसा कैसा लिख दो, दिस इज नॉन टू अस, है ना, है ना, दिस इज नॉन टू अस। लिखने में यूं भी लिख सकते हैं, दिस इज नॉन टू अस, कि ये हम जानते हैं इस चीज को, और हमने लगा दिया दैट की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप इस चाहो तो यूं भी लिख सकते हैं, है ना। वापस देखो, एक सेंटेंस और ले लेता हूं मैं, राइट। एक बार इसको नजर डालो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैंने क्या कहा कि डेट जो है, इस डेट को लेकर आपको दो क्वेश्चन पूछेगा। पहले प्रकार का क्वेश्चन बता रहा हूं कि जहां पे ये आपको सब्जेक्टिव रूप में पूछे। अभी मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्ट ये उठ के इधर वर्ब के इधर आ जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो अगर दैट हमको यहां लगाना है, तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि आप पहले वाक्य को, जो मुख्य वाक्य है, उसको क्या बनाओ,
उसको आपको बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। और मैंने आपको तरीका बता दिया कि सब्जेक्ट बनता है। एक एग्जांपल और ले लो, कैसे, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिखा, यू हैव कमिटेड, कि तुमने कर दिया है, कमिट कर दिया है, अ ब्लंडर, तुमने एक बड़ी भूल कर दी। ब्लंडर का मतलब क्या हो गया, बड़ी भूल, ठीक है। और मैंने कहा इट इज, ओके, इट इज एविडेंट नाउ। अब ये क्या है, बिल्कुल एविडेंट है, स्पष्ट है। एविडेंट का मतलब क्लियर है। अब कहूं कि इस वाक्य में आपको दैट का इस्तेमाल करना है और इस वाक्य को रिराइट करना है। तो हमने क्या देखा, ये इट किसके लिए आया, देखा जाए तो पूरे वाक्य के लिए आया। ये तुमने गलती कर दी है, तो इसका मतलब ये वाक्य में यहाँ पे जो इट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आया। इसको हटाएंगे तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और ये जो क्लोज है इसी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। नाउन क्लोज का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने। अभी हम सब्जेक्ट बनाना सीख रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाना भी सीख लेंगे। तो सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, दैट आप स्टार्टिंग में लगाओ और आप बोल सकते हैं यहाँ पे दैट यू हैव कमिटेड अ ब्लंडर, कि तुमने एक गलती कर दी है। अब देखो आपका ये जो टुकड़ा बना, अब ये सब्जेक्ट बनने को तैयार, क्या बनने को तैयार है, सब्जेक्ट। यानी कि इस जगह ये नाउन क्लोज बनने को तैयार हो गया। आपने इट हटा दिया, सब्जेक्ट बना दिया, अब क्या बच गया, इज एविडेंट नाउ। अब आप इसमें जो इज एविडेंट नाउ, अब ये चीज क्या है, एक तो तरीका ये हो गया आपका सीधा सीधा। और आप चाहते हो कि नहीं सर इस तरीके से नहीं बनाना चाहता, तो एक और तरीका है इसका है, यस, वो क्या कहला होगा, आप पहले वाक्य ऐसे रहने दो, इट इज एविडेंट, ये एविडेंट है, और दैट लगा के दूसरा वाक्य एज इट इज उतार दो, दैट यू हैव कमिटेड अ, चॉइस आपकी है कि आप दैट को ऐसे यूज करोगे या दैट को ऐसे यूज। तो क्या तुम्हें बात समझ में आई, ध्यान से समझ, कुछ भी नहीं है। ये लो, दैट का इस्तेमाल अंग्रेजी में दो तरह से होगा। कितनी तरह से, दो तरह से, ठीक है। पहला तरीका ये होगा कि दैट को की के सेंस में इस्तेमाल किया जाए, यानी कि दैट यहाँ पे नाउन क्लोज का निर्माण कर, ठीक है। की के रूप में इस्तेमाल करेगा दो तरीके। पहला तरीका मैं बता चुका हूं कि ये दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को बनाएगा, यस, जैसे मैंने आपको बताया अभी आपके सामने आया। और दूसरा जो तरीका अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वाला तरीका समझ में आ गया। अब हम दूसरा तरीका वो करने वाले हैं इसी के अंदर, यानी दैट जब की का सेंस देता है उसकी बात कर रहा हूं। दूसरा तरीका कौन सा है, लो आपके सामने आ गया, कुछ भी नहीं है, पहले वाले से भी आसान है। यस, कि पहला वाक्य जो भी आपका है उस वाक्य को, ठीक है, जो भी है, ठीक है, दूसरे वाक्य में फिर आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दे देगा। और यहां पर इस जगह पे हो सकता है कि आपको इट का इस्तेमाल करके देंगे, यहाँ पे क्या दे दे, इट दे दे, कभी कभी सो दे देता है, कभी कभी दिस दे देता है, और कभी कभी हमें हमको दैट दे देता है। और फिर कहता है कि इन दोनों वाक्यों को दैट से कर। अब जरा देखो, अभी हमने देखा कि यहां पर जो इट दिस और दैट है ये वर्ब से पहले आ रहे हैं, इसका मतलब यहां पे हमसे सब्जेक्ट बनवाएगा। और इस जगह देखो ये आ रहे हैं वर्ब के बाद, इसका मतलब हमें यहां से ऑब्जेक्ट बनवाएगा, किसका, इस दैट को लगाकर जो क्लोज बनेगा इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, क्रिया। एक एग्जाम्पल, जैसे यूं ले, उसी वाक्य को ले लेते हैं अपन। इसी वाक्य को मैंने ले लिया, कौन सा ले लिया, कि ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी सर्वोत्तम नीति है। और हमने लगा दिया वी नो दिस, हमें ये पता है। और कहा कि वाक्य को दैट से जोड़कर, ठीक है, वाक्य को दैट से जोड़कर क्या कर दो, रिराइट करो। तो सवाल इसमें यह है कि अब हम जोड़ें,
ये जो दिस है इसको हटाएंगे और दैट लगाएंगे, लेकिन दैट यहां नहीं लगेगा, दैट लगेगा इस क्लोज से पहले, यानी कि दैट, अरे जहां वो समझना 1 मिनट, क्यों नहीं लेगा, इसको हटाएंगे यहां से। पहले ये वाला टुकड़ा मैन वाक्य लेंगे और हमको लिखना पड़ेगा, वी नो, हम जानते हैं, वी नो, ठीक है। अब दिस को हमने हटाया और इसकी जगह पे क्या लगाया, दैट, हम जानते हैं कि। अब नो क्या है, हमारा वर्ब है। अब इस नो के बाद जो कुछ लिखा जाएगा उसका ऑब्जेक्ट आएगा। हम जानते हैं कि दैट ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। अभी आपने देखा पिछले वाले वाक्य में हमने क्या किया, इसी वाक्य को ऑब्जेक्ट बनाया, और यहां पे देखो इसी वाक्य को सब, पहले सब्जेक्ट बनाया अब ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहां पर एक्चुअली क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, वी का। तो यहां पे हो गया वी नो दैट ऑनेस्टी इज बेस्ट। और एक एग्जांपल ले लो, ध्यान समझ लो, इसको कुछ भी नहीं है, खत्म कहानी। फिर और लिख लेते हैं। हाँ जी, इसी प्रकार से मैंने लिखा कि गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। गांधी एक महान नेता थे, और लिख दिया एवरीबडी नोज इट, हर इंसान को ये पता है। कहा कि इस वाक्य में दैट का प्रयोग करो, वाक्य को रिराइट करो। तो हम जानते हैं कि ये जो इट है, ये नोज एक वर्ब है, इसके बाद में इट आया, ये ऑब्जेक्ट है। हमको इसको हटाकर इस क्लोज को इसका ऑब्जेक्ट बना, तो बात कोई बात नहीं सर। इस दैट को हमने लगा दिया, दैट गांधी वॉज अ ग्रेट, गांधी क्या है, ग्रेट लीडर थे। और किसका सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया एवरीबडी का, एवरीबडी नोज का। ये पूरा वाक्य कितनी आसानी से बात समझ में आ रही है, बिल्कुल छठी सातवीं क्लास का लेवल है ये। एवरीबडी नोज दैट मार्क, राइट, क्लियर है। तो इस तरह से आपका जो पहला काम होता है किसका, दैट का, वो समझ लो। ये होता है पहला काम दैट का, जहां पे दैट हटके ऑब्जेक्टिव बना सकता है, दैट हटके उस वाक्य को क्या बना सकता है, सब्जेक्टिव बना सकता है। ये मैंने बता दिया। ये आपको एक ही सेंटेंस के अंदर सिखा दूंगा, क्योंकि अगर आपने हु और हुम पढ़ लिया तो ये सर खत्म, ये कहानी, राइट। अब चलते हैं जरा इसके ऊपर, इसके ऊपर देखो, जो दैट होता है इसकी खास बात क्या होती है कि ये जो दैट होता है ना, किसके अर्थ में, जो के अर्थ में। एक्चुअली ये भी क्या है, डिफाइनिंग क्लोज बनाता है। तो ये पर्सन के लिए भी आ सकता है, खास बात इसकी ये थिंग के लिए भी आ सकता है, और ये एनिमल के लिए भी आ सकता है। हालांकि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे पर्सन के लिए हु ही आएगा, हुम ही आएगा, और थिंग के लिए विच ही आएगा। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहां पे दैट का इस्तेमाल। तो इसका एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस रूप में आपको उसको नहीं पूछेगा, दैट पूछेगा आपको इस नाउन क्लोज के रूप में, जो अभी मैं आपको सिखा के आया हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई हैव लॉस्ट द बुक, यार मेरी वो किताब खो गई। कौन सी किताब खो गई, यू गिव मी, जो तुमने मुझे दी थी। और मैंने कहा इस वाक्य में दैट का प्रयोग करते हुए वाक्य को तो रिराइट करो। कौन सी किताब, जो तुमने मुझे दी थी, यू गैव इट टू मी, यहाँ पे इट लगा के टू मी लगा, बस जैसे विच लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये इट तो यहां से हटेगा, इसकी जगह लगेगा दैट, यू गैव मी, यू गैव मी। और पहला वाक्य, अब देखो ये इट आया किसके लिए था, ये आई के लिए, बुक के लिए आया था, इसलिए कहां जुड़ जाएगा ये, आई हैव लॉस्ट द बुक, आई हैव लॉस्ट द बुक, मेरी वो किताब खो गई है जो तुमने मुझे दी थी। तो इसका इसका कोई ज्यादा वो नहीं है, आप जहां हु, हुम और हुम लगाना सीख आ गया, उसी हिसाब से दैट लग जाए। तो यहां मैं आपसे डिस्कशन ज्यादा करूंगा नहीं, क्योंकि हु और हुम और विच जिसको लगाना आ गया वो दैट लगा।
लेकिन ये जो दैट का ये वाला जो यूज बताया ना मैंने आपको, ये आपको ध्यान रखना है, इसको समझना है। कौन सा? की वाला, जब ये नाउन क्लोज का निर्माण करता है। तो मैं सोचता हूं कि अगर आपको 12वीं क्लास में क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछने के लिए तो हु, हुम और विच है। यहां से क्वेश्चन पूछने के लिए तो हु और हुम और विच है। क्लियर है? अब एक वर्ड मैं आपको और सिखाना चाहूंगा, बस उसके बाद में क्लास में कुछ क्वेश्चन से ही आप सोल्व करिएगा, मैं आपको डाल दूंगा आपके ग्रुप के अंदर। देखो, इस वर्ड को समझते हैं हुज। ये जो हुज होता है एक्चुअली पॉजेसिव केस होता है। आपको सिर्फ पॉजेसिव केस किसे कहते हैं? पॉजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक, यानी संबंध बताता है। इसका मतलब होता है जिसका या जिसकी, जैसे आप बोलते हैं ना जिसका या जिस, हिंदी में इसका क्या मतलब निकलता है। ठीक है? तो क्या होता है कि इसको एक ही तरीके से सिखा दूंगा, बस आपका गेम और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पहला वाक्य है। अब क्योंकि हुज है, ये पॉजेसिव केस का, तो पॉजेसिव केस को दिखाने वाले दूसरे शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हम जानते हैं माई एक पॉजेसिव केस है, आवर एक पॉजेसिव केस है, योर एक पॉजेसिव केस है, हिज एक पॉजेसिव केस है, हर एक, है ना, डियर एक पॉजेसिव केस, इट्स। अब जब हम किसी वाक्य में हुज का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से इन वर्ड्स को हटाना पड़ेगा, इसकी जगह लगेगा हुज। कैसे? एक एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि मिस्टर अमित इज माय फ्रेंड। मिस्टर अमित मेरे दोस्त। हिज ब्रदर, उसकी जो ब्रदर है, इज अ डॉक्टर। उसके ब्रदर क्या है? एक डॉक्टर। और मैंने कहा कि इन दोनों वाक्यों को आप क्या करिए, हुज से कनेक्ट करो। क्या दिक्कत है? अब आसानी से आप इसको कि इस हुज की लगाएंगे तो ये हटेगा और हमारे पास एक वर्ड बन गया, एक छोटा वाक्य बन जाएगा, हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब फिर वही सवाल है कि इसको जोड़े कहाँ पे? उसको इस फ्रेंड के बाद में जोड़े या उसको मिस्टर अमित के बाद में जोड़े, ये सवाल है। तो सर ये हिज किसके लिए आया? मिस्टर अमित के लिए आया, यानी सब्जेक्ट के लिए आया। तो इसका मतलब पहले सब्जेक्ट जोड़ो, यानी मिस्टर अमित whose brother is a doctor, और बच क्या गया ये, तो इसको याद जोड़िए, is my friend। क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। ठीक है, ये क्यों जोड़ा हमने यहाँ पे? क्योंकि सर ये क्या है? सब्जेक्ट ले आया था इसलिए। जैसे हमने हु, हुम और विच को देख के आया तो उसी पर जोड़ना है। ध्यान नहीं रखना कि यहाँ पे जो शब्द हटने वाले हैं वो शब्द है आपके ये वाले वर्ड, यहाँ उसका प्रयोग करेंगे तो इन शब्द और नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, बात खत्म करें इसकी। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि वी हैव इनवाइटेड, हमने इनवाइट किया है, राइट। हमने इनवाइट कर दिया है यहाँ पे मिस, इसके बाद जैसे कि मिस सुनीता, और फिर हमने कहा कि हर फादर इज अ मिनिस्टर। मैंने कहा कि इस वाक्य आप हुज का दोबारा लिखो। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले इस हर को काटेंगे और यहां वाक्य बना लेंगे, हुज फादर, हुज फादर इज अ, और इसके बाद में अब कहेंगे इसको लगाएं कहां पे? तो ये जो हर आया था सर, ये वी के लिए तो नहीं आया था, ये आया था मिस सुनीता के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के साथ लगा देंगे, बोल देंगे वी हैव इनवाइटेड मिस सुनीता हुज फादर इज, खत्म इसका। बस इतना काफ़ी है आपके लिए। क्या दिक्कत है इसके अंदर? इतना कोई मुश्किल टॉपिक आपके लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। अब चाहो तो आप ये क्या है, ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज डाल दी है, आप चाहो तो इस एक्सरसाइज को कर लेना, मैं करवा देता हूँ दो चार क्वेश्चन आप लोगों को। देखो, जैसे मैंने कहा, दो एक कुछ क्वेश्चन कर लो, 5-10 मिनट का समय और लगेगा, सारे क्वेश्चन कर लो। जैसे कि ये कहा
द स्टूडेंट हैज करेक्ट द एग्जामिनेशन, आराम समझना, ही ज्वाइंड अस लास्ट ईयर, हु का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हु किसकी जगह पे आएगा, ही की जगह, यानी कि इसको काटेंगे, ये देखो हु ज्वाइंड यहाँ पे आ जाएगा, हु ज्वाइंड अस लास्ट ईयर। अब सवाल इतना सा रहेगा कि ये जो हमारा टुकड़ा है इसको जोड़े कहाँ पे, एग्जामिनेशन के बाद में जोड़े या स्टूडेंट के बाद में जोड़े। तो ये ही किसके लिए आया था, ये ही आया था स्टूडेंट के लिए। इसका मतलब पहले आपको लिखना पड़ेगा द स्टूडेंट, वह छात्र जिसने हमें क्लास के ज्वाइन किया था। क्या बच गया यहाँ पे, हैज करेक्ट द एग्जामिनेशन, वो यहाँ पे लगाया जाएगा हैज करेक्ट द एग्जामिनेशन। इसका क्या दिक्कत है? हाँ, तो आप एक काम करना, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने दे दिए हैं, है ना, इन क्वेश्चंस को क्या करना, आप लोग एक बार करके देखना। कोई दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन हमको कहाँ मिलेंगे, तो देखो अपना एक, आप जानते हैं अपना ऐप है, ऐप का नाम है द ज़ील बाय आकाश कुमार। जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से क्या है ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, जो अपनी प्रोफाइल बनाएंगे वहां पे देखो 3 ऐसे निशान आते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा स्टडी मटेरियल। क्लिक करते ही इस स्टडी मटेरियल में जाओगे तो आपको 12वीं क्लास की जो छोटी बुक मैंने लॉन्च की थी, क्योंकि वो खत्म हो चुकी है पूरी तरह से, अब बिल्कुल भी नहीं है, एक मेरे पास कॉपी पड़ी, ये बुक विदाउट एनी चार्ज वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और वहां पर आपको एक फोल्डर मिलेगा, इसको कहते हैं ग्रामर प्रैक्टिस, ग्रामर की प्रैक्टिस के, वहां देखोगे तो आपको ये शीट मिल जाएगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, अभी 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो अभी दूंगा, 20 क्वेश्चन एग्जाम के 5-7 दिन पहले दूंगा, राइट। ये आपको क्लोजेस के, आज मैंने क्लोजेस पढ़ाए थे, क्लोजेस की शीट आप लोग डाउनलोड कर लें, और केवल 20 क्वेश्चन ये और 20 क्वेश्चन ये, 40 क्वेश्चन करके जाओ। इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ज्यादा 100-200 क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं, केवल 20 क्वेश्चन अभी करोगे आप क्लास के तुरंत बाद में, और 20 क्वेश्चन क्या करोगे एग्जाम के 5-7 दिन पहले दूंगा, बस। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 40 क्वेश्चन कर लो, ना कोई डेस्क वर्क सोल्व करने की जरूरत है, ना कोई और करने की जरूरत है। क्यों, रीजन क्या, देखो मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे थे किसके, क्लोजेस के, जब मैं, क्योंकि आपको पता है जूम पे पढ़ा रहा हूँ, आप सब लोगों को बार बार कहता हूँ जूम पे आओ, जूम पे एवरीडे क्लास लग रही है, फ्री ऑफ चार्ज क्लास है, कोई चार्ज नहीं है। रात को 10 से 11 क्लास है, 4:30 से 5:30 क्लास है, 6 से 7 क्लास है, उसमें अभ्यास चल रहा है बच्चों का लिखने का, लिखवाने का, आप उसमें आइए। खैर, और ये जो है ज़्यादा नहीं, बच्चों ने क्या मेरे को बता, अलग अलग प्रकार की पासबुक्स की फोटोकॉपी करके मेरे को वजह सर ये भी है, ये भी, हमने कहा इतना नहीं पूछेगा राजस्थान बोर्ड के अंदर, सिंपल सिंपल टॉपिक बता दे, बस को कवर अप आप कर लीजिए, राइट। तो डाउनलोड करो इसको, वहां से जाके आराम से प्रैक्टिस करो, फिर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, और जम के पढ़ाई करो, और इस बार 90 पार जाकर, ठीक है, हैव अ नाइस डे।